सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए ला रहे हैं दोस्तों मिशन वर्दी बैच के नाम से दोस्तों लॉन्च हो रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके पेपर तक कम से कम नहीं तो 20,000 प्रश्नों को दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों उसी में से आप सभी के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी के लिए भी प्लानिंग कर लिए हैं कि बहुत जल्द आपको बैच लॉन्च करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी जीडी की भी तैयारी करें तो देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1971 ईस्वी में प्रथम विश्व हॉकी जो कब था दोस्तों आयोजन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1884 ईस्वी में क्या हुआ था भैया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सी बुक लें हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाइए उस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए, आप लोग उसको पूरा देखिए दोस्तों। आपको पूरे बुक के बारे में नॉलेज बताया गया है दोस्तों, और किस प्रकार से तैयारी की जाएगी उसके बारे में आपको सभी को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड हैं। दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जनरल मानिक शाह थे जो प्रथम फील्ड मार्शल थे। उम्मीद करता हूं ये बताए गए सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न यह है दोस्तों, कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये 5 प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे। दोस्तों आपका 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों जिन जिन लोगों को संविधान का वीडियो देखना है दोस्तों, मैंने बना दिया है मौलिक अधिकार पर स्पेशल और मैंने बना दिया है नागरिकता पर स्पेशल। तो जाइए दोस्तों लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला अनुच्छेद 123 के तहत। और दोस्तों मैं राष्ट्रपति के विषय में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, इन चीजों को आप लोग याद करिए दोस्तों, इन्हीं से आपको प्रश्न आपके फंसेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको दोस्तों याद करना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का ट्रिक है भैया पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम। अब दोस्तों इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। प से हो गया राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 52 से लेकर कहां तक है, अनुच्छेद 61 तक है। अब राष्ट्रपति की चर्चा किए गए है, राष्ट्रपकानी कोका दियो दसम, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। और राष्ट्रपति का क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में है पकानी का। और नी से क्या होगा, नी से हो जाएगा निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की बात किया गया है। और कोटा, को से क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा कोटा, और का से हो जाएगा कार्यकाल,
का कार्यकाल किसमें, अनुच्छेद 56 में हो। और दियो द से क्या हो जाएगा, द से हो जाएगा दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 57 में है। और यो से क्या हो जाएगा, योग्यता, अनुच्छेद 58 में है। और द से हो जाएगा दशाएं, अनुच्छेद 59 में है। और स से शपथ, अनुच्छेद 60 में है। और म से महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको ट्रिक समझ में हो गया होगा। आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए पकानी कोका दियो दशम, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक के चर्चा किया गया है राष्ट्रपति में। दोस्तों ये संविधान का बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, इससे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और का से हो जाएगा कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 में है। और निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। कोटा 55 में है। कार्यकाल 56 में है। दोबारा निर्वाचन 57 में है। योग्यताएं 58 में है। दशा 59 में है। और शपथ 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। उम्मीद करता हूं ये राष्ट्रपति का जो ट्रिक है दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने 7 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है ये दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, भारत में कितने समाचार एजेंसियां, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा 5 एजेंसियां। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। जो शिवाजी थे दोस्तों, शिवाजी महाराज जो थे, उनके मंत्री परिषद के में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। इन पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि शतवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुई। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, शतवर्षीय जो युद्ध है वो किन 2 देशों के बीच हुई। तो याद रखिएगा वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों हमारे साथ हमसे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कौन सा विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न ये है, कह रहा है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड होता है दोस्तों, ये किसका बना होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ये साइंस का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा ये जस्ता का बना होता है। जो शुष्क सेल का एनोड होता है ये जस्ता का बना होता है। फिर से बता दे रहा हूं, जो शुष्क सेल का एनोड है ये जस्ता से बना होता है। दोस्तों मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके, ताकि दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद आपको आ सके। इसीलिए मैं एक बार नहीं 2 बार 3 बार बोल देता हूं। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पृथ्वी की माफ करिएगा दोस्तों, जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, बड़ी ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जैनियों ने, जो जैन धर्म के लोग थे दोस्तों, जैनियों ने पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभ देव जी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो राजेंद्र कुलकर्णी हैं उनका दोस्तों संबंध बांसुरी से है। ऑप्शन नंबर सी वाला
सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना कब शुरू की गई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना है ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 31 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा सागर माला परियोजना शुरू किया गया था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों कह रहा है कि एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों एन नीला का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा इनका किससे संबंध है? तो इनका था बांसुरी से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारत सरकार द्वारा, चलिए यही वाला प्रश्न था दोस्तों हम लोग पढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो आप सभी को बता दूं कि रेडियो जो सक्रियता है दोस्तों इसकी इकाई क्या होता है? इसकी इकाई क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जो रेडियो सक्रियता होता है दोस्तों याद रखिएगा इसकी इकाई क्या है? क्यूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग रीजनिंग के ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, तो रीजनिंग में जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है रीजनिंग की वीडियो, तो दोस्तों जाइए रीजनिंग मास्टर बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर आप लोग शुरू से देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है रायसीना की पहाड़ी पर। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो डांडिया रास है ये कहाँ का? ये गुजरात का लोक नृत्य है। जो डांडिया नहीं होता दोस्तों, डांडिया वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा गुजरात का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से तो आपका प्रश्न आना तय है, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो लोक नृत्य पर हम एक स्पेशल वीडियो ला देंगे, कल की वीडियो आ जाएगी, कल आप लोग लोक नृत्य पर जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डायट के नाम से जाना जाता है। जापानी संसद को याद रखिएगा डायट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये विवरण प्रथम अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा वर्धमान जो ट्रॉफी है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि तड़ोबा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ओजोन दिवस है जो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न को। और कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? तो नोबेल पुरस्कार संग्रहालय ये स्वीडन में है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 28 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो दोहाई है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कसूरी ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आज से याद रखिएगा ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये किस राज्य में? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हम लोग 29 नंबर के प्रश्न तक कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कहीं भी आप सभी को डाउट नहीं आया होगा। नटरास किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो नटरास है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय का की स्थापना है दोस्तों वो किस वर्ष हुई थी? तो वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा 19 के का में वर्णित है। अनुच्छेद 19 का क्या कहता है दोस्तों? याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 के तहत है। और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को, दोस्तों संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? अगर आपसे ये पूछ लिया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जो कि अब ये 300 के काम में जोड़ दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अब लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा खुशवंत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2019 को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक में व्यक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी थे। ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। हमारा 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय पायलट 1951 कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम भारतीय पायलट कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा आपसे कि JRD टाटा जी थे। ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आप सभी याद रखिएगा कि खुशवंत सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए वाला से हो जाएगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा चोल वंश के राजा थे। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, हम आज 40 प्रश्न तक करेंगे। तो दोस्तों हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का इस प्रश्न को हम लोग बता देते हैं दोस्तों कि मौर्य के बाद कौन आए? तो आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य के बाद शुंग आए थे। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी के पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। तो और दोस्तों आप लोग भी दहाड़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को ग्रहण करना होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं रीजनिंग के 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, या आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, तो किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मैंने मास्टर रीजनिंग बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। उस पर रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप लोग जरूर देखिए। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार हो है? तो दोस्तों देखिए प्रश्न देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए भैया 31वें दिन वाले कौन सा 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन क्या है? मंगलवार है। तो 16वें दिन का पता कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए 31 को जब मंगलवार है तो 31 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? जब -7 करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 को भी मंगलवार है। और 24 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 17 आएगा दोस्तों, तो इस दिन भी मंगलवार है। और 17 से पहले क्या आएगा? 16। 16वें दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न समझ में आया। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला से हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें।
दोस्तों देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रुझाऊ यानी कि आपको परेशान कर देने वाले प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। 385 दिया है, 462 दिया है, 572 दिया है, 396, 427, 671, 264 दिया है। पहले हम लोग दोस्तों अंतर देखिए, 300 से 462 कर दिया, उसके बाद 500, फिर से 3, 4, फिर से 6 कर दिया, उसके बाद 2 कर दिया। तो दोस्तों ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी कभी दोस्तों ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, कभी कभी थोड़ा कम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही, 8 प्राप्त हो रहा है। देखिए फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा, जब हम किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा बीच वाली संख्या, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, यहाँ पर 11 होना चाहिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल गलत है। तो और दोस्तों हम लोग इसके आगे देख लेते हैं, क्या यही नियम रेगुलर फॉलो कर रहा है कि नहीं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि ये नियम बिल्कुल फॉलो कर रहा है। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 472 हो जाएगा दोस्तों। अब क्यों हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें दिया है गलत पद ज्ञात करना है। अब हम क्या किए कि जब किनारे किनारे वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, परंतु 472 ऐसी संख्या है, इसमें दिए गए पदों में 472 ऐसी संख्या है। जब हम 7 और 4 को जोड़ने पर 11 आता है, परंतु यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि ये गलत संख्या है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। अब कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। 72 दिया है, 8, 5, 4 दिया है, जिससे आपको 49 बताना होगा कि किस प्रतीकों से ये बन रहा है। यानी कि प्रतीकों का मतलब ऑप्शन नंबर में दिया है कि पहले गुणा, फिर माइनस, फिर भाग, और दोस्तों इसी सीक्वेंस में 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसको हम रख दें कि यहाँ पर 49 प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको दिमाग में सबसे पहले भाग रखना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग दिया है पहले में, जब हम लास्ट वाली संख्या क्या है, भागे है। जब हम 4 का भाग 5 में करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 4 का भाग जब हम 5 में करेंगे तो दोस्तों दशमलव में आएगा, जो कि यहाँ से हमारा आंसर सिद्ध नहीं होगा। चलिए हम ये वाला बी नंबर का देखते हैं पहले। बी में देखिए दोस्तों, भाग बीचों बीच है, यानी कि 5 का भाग जब हम 8 में करेंगे फिर भी यहाँ पर दशमलव में प्राप्त होगा, है ना, यानी कि ये भी आपका गलत होगा। अब दोस्तों देखते हैं सी नंबर का। सी में पहले में प्लस है, जब 72 और 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा, यानी कि हमको भाग देखना है लास्ट वाली संख्या से, यानी कि जब हम 4 में 5 का भाग देंगे तब भी हमें दशमलव में आएगा, तो यानी कि ये भी प्राप्त नहीं कर सकता 49। अब चौथा वाला दोस्तों देखिए, चौथे में दिया क्या है, पहले भाग दिया है। अब जब हम 8 का भाग जब हम 72 में करेंगे तो 8 नवैया 72, 8 नवा 72, गुणे दिया है, उसके बाद गुणते 5 और प्लस 4, यानी कि 5 9 45, 4 49, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न 4 नंबर का ये है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि 50 से 65 बना तो 101 से क्या बनेगा। दोस्तों हम आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई भी आपको झंझट नहीं रहता है, और आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 50 से 65, पहली चीज़ तो 50 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो 65 बनेगा, तो जब हम 101 में 15 प्लस करेंगे तो 116 प्राप्त होगा। क्या इस ऑप्शन में दिया गया है क्या दोस्तों, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये रूल मेरा गलत है, यानी कि ये मेरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम दूसरा नियम भी लगाते हैं भैया, हमारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, जब 7 7 49 प्लस 1 50 होगा। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64 प्लस 1, तो यहाँ पर 65 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 101, 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 10 100 प्लस 1 101। उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, देखिए 1 बढ़ा रहा है, 7 के बाद 8, उसके बाद 10 के बाद क्या करेंगे 11, 11 स्क्वायर प्लस 1, 11 ग्राम में 121 प्लस 1 122। कहीं दिख रहा है क्या, जी हाँ दिख रहा है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चौथा नंबर का प्रश्न भी आप सभी के समझ में आया होगा।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने आपके अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इस चित्र में वृत्त, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, इस चित्र में वृत्त युवाओं का त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को और आयत रोजगार में लगे व्यक्तियों को निरूपित करता है। यानी कि ये जो वृत्त है दोस्तों, ये युवाओं को, और ये जो त्रिभुज है ये अशिक्षित व्यक्तियों को, और ये जो रोजगार युक्त व्यक्ति है ये दोस्तों किसको किसको ये दर्शाता है? आयत को। ठीक है, तो आपसे पूछ कर रहा है कि कौन सी संख्या युवा, शिक्षित एवं बेरोजगार को निरूपित करता है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को बता दूं, क्या एक को देखिए दोस्तों, एक कर के रहा है, एक आपको शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। ठीक है, एक ये जो संख्या है ये तो शिक्षित भी है दोस्तों, बेरोजगार भी है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। डी वाले में एक दिया है, डी वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। प्रश्न आकृति दोस्तों दिए गए है, आपको क्या बताना है? मिरर इमेज बताना होगा। तो दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। ये जो पहला वाला है ये ऐसे बन जाएगा, और जो ये दूसरा वाला है दोस्तों ये इस प्रकार से बन जाना है, यानी कि इसको पलट दिया गया है और बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों देखिए इस प्रकार की आकृति की सेम है क्या? बी वाले में देखिए इसी प्रकार की आकृति है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जितने भी मेरे दोस्त इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे वो लोग जरूर बता लेंगे। अगर आप लोग भी नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों, मास्टर रीजनिंग बैच के नाम से है। दोस्तों देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको त्रिभुजों को गिनना है, छोटे छोटे त्रिभुज को। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, और छह जितना त्रिभुज है इसका दुगना कर देना, 6 दूनिया 12। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? जब बीच में दिया होता तो क्या होता? बीच में दिया होता तो एक और ये वाला, एक और ये, यानी कि 8 हो जाता। फिर से आपको बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बीच में दिया होता तो क्या होता? फिर से हम यही करते, आपको 1 2 3 छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेते, 5 6 7 8, और इसका दुगना कर देते, 8 दूना 16। इसका मतलब करेक्ट आंसर दोस्तों अगर दिया होता ऑप्शन में तो इसी प्रकार से होता। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेना है, उसको दो गुना कर देना, आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है दोस्तों कि नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 है, और दोस्तों यहाँ पर देखना होगा 6 और 4 है ना, दो फलकों पर, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 और 4 है, यानी कि 1 का दोस्तों क्या हो जाएगा? नीचे वाली कौन सी संख्या होगी? 5 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 9 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही हल किए? दोस्तों ये मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है। दोस्तों देखिए, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1:2। एक ये कौन सा है? सही वाला है, और 2 क्या है? गलत वाला है। सही की तुलना में 2 गुना गलत करता है, यानी कि 1 अगर सही करेगा 2 गलत करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यदि उसने कुल 48 सवाल किए, तो दोस्तों देखिए कुल 48 सवाल किए, यानी कि इन दोनों को पहले दोस्तों जोड़िए, 1/3 इंटू 48 16 हो जाएगा। यानी कि अब आप बता सकते हैं सही पूछ रहा है ना, सही हल कितने किए? तो 16 सही हल किए, और आपसे पूछता है गलत, तो 16 दूने 32 हल गलत किया है। हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण यानी कि लेटर लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुने। दोस्तों देखिए, आपको इसको बहुत ही दिमाग से करना होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया है, खाली स्थान पर क्या भरना होगा? पहली चीज तो आपको ये देखना होगा डी जो दिया है, डी के आगे क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी के आगे डी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर डी भरा जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? सी, तो डी के बाद कौन सी है? डी के बाद भी दोस्तों देखिए यहाँ पर डी के बाद क्या है? डी,
यहाँ पर भी डी भरा जाएगा। और सी के बाद क्या भरा जाएगा दोस्तों, सी के बाद यहाँ पर देखिए इसी में दिख रहा है, सी के बाद ए भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आखिरी वाला है कि डी के बाद क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों देखिए डी के बाद सी भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आप सभी के समझ में आया होगा। दोस्तों कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से आपको बता देंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों हम हैं यशस्वी योद्धा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, केवल प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाइए कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए इस वीडियो के आप फैन हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं, जो कि हिंदी आप लोगों के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जानते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 घंटे बाद आपका जीएस की क्लास होगी, तो उस क्लास को भी अटेंड करिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, 4 ऑप्शन दिया गया है भैया। इसमें पूछ रहा है कि एक का वर्तनी शुद्ध है। पहली बात तो भैया एक चीज यहाँ पर देखिए, उन्नयन, ये वाला तो गलत है दोस्तों, ये वाला तो गलत है और ये वाला भी गलत है। यानी कि सही कौन होगा, सही तो बी वाला होगा और डी वाला, दोनों मैचिंग कर रहा है मेरे दोस्त, यानी कि दोनों असही है। यही ये भी है, ये भी, यानी कि दोनों सही है दोस्तों। यहाँ पर टाइप राइटर के द्वारा थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर ना नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना समझदार हैं दोस्तों। ये है उन्नयन। अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि भैया उन्नयन का संधि विच्छेद बताओ, तो उन्नयन का संधि विच्छेद अगर आपको करने को बोले तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस नयन। उत प्लस नयन होगा किसका भैया, उन्नयन का संधि विच्छेद। और अगर आपसे पूछ ले कि उन्नयन का कौन सी संधि है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये व्यंजन संधि हो दोस्तों, व्यंजन संधि है। ये जो त है इसमें जुड़ जाएगा, न में उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। जिस विद्यार्थी को समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। निःशुल्क में इतना कंटेंट दे दूंगा, यकीन मानिए इतना कंटेंट दे दूंगा कि वहां पर जाएंगे तो पेपर आप चुटकियों में हल करना सीख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। फिर से वही प्रश्न आपसे रिपीट कर रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। ये रहा आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। तो याद रखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आविष्कार, जो कि बिल्कुल सही है, तो शुद्ध है। अगर देवश्री तो देवाश्री ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिखा जाता है देवर्श्री। और अगर बात करें कि निशब्द, निशब्द ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्त, निशब्द लिखा जाता है, निशब्द। और जमाता नहीं होता दोस्त, जामाता होता है। कहीं डाउट लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि निःशुल्क में आप सभी को आप इतना % तैयारी करा दिया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम अपना 100% दे रहे हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट है, पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट है, अभी से जुड़ जाइए दोस्तों। तो चलिए आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य भैया शुद्ध है, इसमें से देखिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। पहला है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षण होता है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। पर कैसे होगा कैसे नहीं हम आपको बताते हैं। बी नंबर वाले में देखिए दोस्तों क्या कमी है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या कमी है, यहाँ पर अच्छा के साथ सद्भाव नहीं होता है। ठीक है, और 3 नंबर में कह रहा है कि मेरे वेतन का अधिकांशता भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है। तो दोस्तों जहाँ अधिकांशता आ जाए वहाँ पर भाग की क्या जरूरत है, यहाँ पर इन दोनों की बात की गई, यानी कि गलत हो गया इस प्रकार। और तीसरे में क्या कमी है मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।
है। तो 3 नंबर में दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण जब कर ही दिया गया तो यहाँ पर करना रखने की कौन सी जरूरत है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और सही कौन होगा मेरे दोस्त, सही होगा ऑप्शन नंबर ई वाला। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। अगर कहीं भी डाउट लगे, अगर कहीं भी दिक्कत आए तो बोल देना, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगा निःशुल्क यूट्यूब पर दोस्तों। बस आपको करना है कि आपको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, यही आपका गुरु दक्षिणा है और यही दोस्तों आप लोगों की ईमानदारी से किया गया आपका फल मिलेगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, एक ही वर्तनी शुद्ध है। 4 नंबर का चौथा नंबर का प्रश्न है कि एक ही वर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमल लांगिनी, निरोग और अछोहिड़ी। तो दोस्तों याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है, निरोग ऐसे नहीं लिखा जाता मेरे दोस्तों, निरोग होता है, निरोग नहीं निरोग होता है। और कौन सा भैया, कोमलांगिनी ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। ये कैसे होता है, ऐसे होता है कोमलांगी होता है, ठीक है। और राज्य जो महल है दोस्तों, तो राजमहल दोस्तों, राजमहल ये जुड़ा होता है, यानी कि राजमहल पूरा जुड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपसे पूछेगा, बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते चलिए, सिलेक्शन होगा आपका आपकी बार। अगर आपकी बार दोस्तों ये मौका बार बार नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस मौके का फायदा उठाइए और अपने माँ बाप के सपने को साकार करके लोगों को दिखा दीजिए कि देख लो हमारे अंदर कितनी हिम्मत थी, जो तुम लोगों ने बोला था मैं वो चीज नहीं हूं। आपका 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक वाक्य शुद्ध है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कह रहा है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। और तीसरा कह रहा है कि कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। और चौथा कह रहा है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरे भाई जब तुलनात्मक विशेषण आ जाए तो आप लोग पहले सुनिएगा, यहाँ पर देखिए रामचरितमानस तुलसी को सबसे सुंदरतम कृति है, सबसे सुंदरतम कृति है। अरे भाई जब तुलनात्मक विशेषण आ जाता है तो सबसे और सुंदर के सबसे एक आगे सुंदर लगाने की क्या जरूरत है दोस्तों। क्या भैया आप समझ पा रहे हैं ना। तो सुंदरतम या तो सबसे ना मत लगाइए, सुंदरतम कृति है, सबसे कृति, यानी कि तुलनात्मक बात नहीं की जाती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भैया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। क्या भैया, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जन समूह की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको केवल प्रश्न आपको फंसाएगा, यानी कि आपके माइंड सेट को देखेगा। और यहाँ पर होते ही की जरूरत नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण मैं जाग गया। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप सभी के बहुत ही ज्यादा समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। सुनिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शशधर। शशधर दोस्तों, शशधर किसका पर्यायवाची है भैया, शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशधर कपूर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। इसको छोड़कर बाकी लालाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये सारे दोस्तों ये किसके, भगवान शंकर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न है, कहीं आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्बू। ये जो अम्बू है मेरे दोस्त, ये आम का पर्यायवाची नहीं। अम्बू किसका है भैया, तो अम्बू जल का पर्यायवाची है। बाकी अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ये सारे आम के
के पर्यायवाची हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में रहेगी। तो पूछ रहा है कि आम का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अम्बू नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला चतवाल हो जाएगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, तो चतवाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक विशेषण शब्द नहीं है। पहली बात तो विशेषण जान लीजिए क्या होता है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द क्या करे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम क्या गुण अथवा धर्म के लिए होता है दोस्तों, उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही। तो प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाछन ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी शब्द विशेषण हैं। लजीला, लाडला, लापता ये सभी विशेषण है, परंतु लाछन ये विशेषण नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन से विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष है। अभी मैंने आपको बताया कि जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा धर्म का प्रकट करे उसे विशेष कहते हैं। यानी कि जो विशेषण के दोस्तों विशेषता बताए, समझ रहे हैं आप लोग, उसको क्या कहते हैं? धर्म अथवा गुण को प्रकट करे उसे विशेष कहते हैं। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कठोर जो है, ये कठोर क्या है? ये कठोर तो विशेषण है भैया। ये कठोर क्या है? कठोर तो विशेषण है। और उसके बाद इसमें विशेष तो हृदय है। हृदय है, हृदय यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है ना भैया। तो हृदय कैसा है? कठोर है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर हृदय विशेष होगा, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर आप सभी को बता ही देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला के साथ चला जाएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 11 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य हैं। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। एक हम वीडियो स्पेशल लाएंगे शुद्ध वाक्य पर, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे, आपको सारे समझाते चलें, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा जरूरत मैंने समझा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट को लाया हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। रमेश की जो पुस्तक है मेरे दोस्त, ये पुरानी है। पुस्तक कैसी है भैया? पुस्तक कैसी? पुस्तक पुरानी हो गई है आपकी। तो याद रखिएगा इसमें विशेष पुस्तक शब्द, पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तक कैसी है? पुरानी है, तो पुस्तक विशेष हो जाएगा। और पुरानी है यानी कि विशेषण कौन है भैया? पुरानी क्या हो जाएगा? पुरानी विशेषण। अगर आपसे पूछ लेता कि भैया इसमें बताइए पुरानी क्या होगा, तो पुरानी विशेषण हो जाता, परंतु पुस्तक पूछा है तो पुस्तक आपका विशेष होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है,
कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं। चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो 13 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या है भैया, इसमें कई नाम का बोध कराया जा रहा है जो कि अनुस्वार है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कि चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीमा अपने आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई, इसमें यही वाक्य शुद्ध होगा। हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो भी स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला असूर्य पश्या होगा। उम्मीद है हर प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होगा। जो च वर्ण है वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो च छ ज झ इया, च छ ज झ इया है दोस्तों, ये कौन से वर्ग में आता है। तो याद रखिएगा से कि ये तालु वर्ग में आता है, तालु वर्ग में आता है, तालु वर्ग में आता है। उम्मीद करता हूँ ये ऑप्शन नंबर बी वाला समझ में ये 16 नंबर का प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और दांत के द्वारा त से शुरू होगा, कंठ के द्वारा क ख ग घ होगा, मूर्धन्य के द्वारा क्या होगा भैया, मूर्धन्य के द्वारा। दोस्तों मूर्धन्य के द्वारा क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी एक्टिव हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है। इनमें से कौन से जिले में कन्नौजी बोली जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कन्नौजी हरदोई में बोली जाती है, कन्नौज हरदोई में बोली जाती है, कन्नौज में बोली जाती है, फर्रुखाबाद में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है, सहारनपुर में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपका 17 नंबर का प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार दोस्तों पूछा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति होगा। उम्मीद है ये 18 नंबर का प्रश्न भी समझ में आया होगा। अभी शाम को आपकी जीएस की क्लास यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसानी ढंग से। आपको कुछ भी नहीं आता मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार से हम हर एक प्रकार से एक प्रश्न एक ऑप्शन ना देकर सभी के बारे में डिटेल में चर्चाएं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, समानता सूचक चिन्ह कौन है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। इसको समानता सूचक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह इसको कहेंगे। और ये जो दो है लगा है दोस्तों, इसको अवतरण चिन्ह कहेंगे, अवतरण चिन्ह कहेंगे। और ये जो है दोस्तों इसको विवरण चिन्ह कहेंगे। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। अगर इस प्रकार के कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस चिन्ह को क्या कहा जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि रीना गन्ना छील रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है।
इनमें से किसका उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। उसका कार्य जारी था। जो रीना है भैया, ये रीना गन्ने को छील रही है, यानी कि उसका कार्य जारी था, समाप्त नहीं हुआ है। उसने कितनी देर तक गन्ना छीला, इस बात का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपूर्ण भूत। बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है भैया, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। तो आपको बता दूं, परीक्षा क्रम जो है, परीक्षा के लिए केंद्र यहाँ पर होगा, परीक्षा के लिए केंद्र। तो कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। आपका 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, पहली कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर क्रम की बात किया गया मेरे दोस्त, क्रम की बात किया गया, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर क्रम की बात किया गया है कि पहली में कौन सा विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो देहाती दुनिया है, ये 1926 में लिखा गया था दोस्तों। कहाँ, 1926 में इस उपन्यास में रामचरण जो कि बिहार का एक छोटा सा गांव था, उसी की बातें हैं दोस्तों। याद रखिएगा, देहाती उपन्यास में, ठीक है। लिखा कब गया था, लिखा 1926 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, देहाती उपन्यास के लेखक कौन है, तो वहां से याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शिव पूजन सहाय जी ने देहाती दुनिया लिखा था। और कब लिखा गया था, 1926 में। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, केवल कल्पनाएं करते रहना ही। क्या अक्ल के घोड़े दौड़ाने का मतलब केवल कल्पनाएं, यानी कि केवल आप सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल सोच रहे हैं कि काश हम भी वर्दी पहन लें। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना। आपका 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एक चीज भैया, प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन की बात कर रहा है, यानी कि दूसरा चौथा, उसके बाद भैया दूसरा चौथा, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा, ये जो ओष्ठ महाप्राण घोष, उसके बाद घोष व्यंजन, 3 4 5, यहाँ पर 4 4 मिल रहा है। तो चौथा कौन सा भैया, चौथा इसमें कौन सा होगा भैया, चौथा यहाँ पर भा है, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। उम्मीद करता हूँ ये एक एक पॉइंट, एक एक बातें आप सभी के समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फ होगा इसका राइट आंसर, फ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लहदा का विकास किससे हुआ है। तो लहदा का विकास किससे हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पैसाची से हुआ है, पैसाची से हुआ है। अगर दोस्तों राजस्थानी भाषा का विकास पूछे तो राजस्थानी भाषा का विकास कह देना सौरसेनी, सौरसेनी से हुआ है, सौरसेनी से हुआ है दोस्तों। अगर पूछ ले गढ़वाली तो गढ़वाली खस अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा, अल्प प्राण वर्णों की संख्या, पहली चीज आप लोग जान लीजिए कि 1 3 5
तथा सभी स्वर प्लस य र ल व ड़। यहाँ पर य र ल व है, ड है, समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर 11, 11 य र ल व 4 प्लस 1 15 प्लस 1 15, उसके बाद इधर 15 हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30, 31। अल्प प्राण कितने हैं, 31 हैं। और महाप्राण पूछ ले कि महाप्राण कितने भैया, तो महाप्राण 15 हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अल्प प्राण 31 होते हैं, अगर महाप्राण की बात करें तो महाप्राण 15 होते हैं। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि कमला में कौन सा गण रूप है। तो कमला में कौन सा गण रूप है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमला में कौन सा गण रूप है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कमला में कौन सा गण रूप है, तो आपको एक चीज याद बताता हूं दोस्तों, याद रखिएगा कि या माता राजभान संभाल, या माता राजभान सलगा, यहाँ पर सलगा होगा दोस्तों, या माता राजभान सलगा। यहाँ पर एक हो जाएगा, यह है ना, यह है, यहाँ पर यह नहीं होगा, या माता, उसके बाद क्या होगा, रा ज भान संभाल, 1 1 2, यहाँ पर सा का 1, ला का 1 और इसका 2 हो जाएगा डबल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या होगा इसका, यानी कि इसका सलगा का मतलब सगड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है। तो प्रेम का सागर होगा। तो प्रेम सागर में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि कर्ता और कर्म यदि परसग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाएगा। आपको बताते हैं दोस्तों, जैसे है कि राम के द्वारा चित्र बनाया गया, चित्र यहाँ पर बनाया गया, समझ लीजिए। राम क्या है, राम भैया है कर्ता, राम करता है के द्वारा चित्र क्या होगा, चित्र यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो जब कर्ता और कर्म के बीच की बात करें तो परसर्ग युक्त होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य होगा। फिर से चीजें समझा रहा हूं कि राम के द्वारा क्या किया गया भैया, चित्र बनाया गया। तो यहाँ पर जो राम है ये कर्ता है और चित्र कर्म है, तो कर्ता और कर्म की बात करें तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका 31 नंबर का प्रश्न है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं कि आप लोगों को निःशुल्क में इतना कुछ दे दिया जाए कि आप यूपी पीएफ की बार पार कर दें, वर्दी पहन लें। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कौन सा कारक है, जब किसी संज्ञा के जिस रूप से जब किसी की तुलना या पुकारने की बात हो तो संबोधन कारक होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम लोग का 32 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि बिल्ली खेल रही है, क्या कर रही है भैया, बिल्ली खेल रही है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दूं, इस प्रश्न में क्या हो रहा है भैया, क्या कार्य जारी है जबकि समाप्ति का बोध नहीं हो रहा है कि बिल्ली खेल ही तो रही है भैया, क्या रुकी तो नहीं है, बिल्ली खेल रही है अभी। तो याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे, इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि जखीरा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जखीरा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो भैया हथियारों से भरा हुआ जखीरा, यानी कि समूहवाचक बोध संज्ञा है। जखीरा का मतलब हथियारों से भरा हुआ, तो जब हथियारों से भरा होगा तो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। दोस्तों घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो याद रखिए घड़ी जो संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, क्योंकि कई प्रकार की तो घड़ियां हैं दोस्तों, कोई एक प्रकार की तो है नहीं। किस बोली में ने
पर सर्ग लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है। आपका 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें अधि में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। आपका आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आपका अगला प्रश्न है कि अनीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो दोस्तों याद रखिएगा, निजवाचक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जय हिंद वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जीए जीके की क्लास में बाय बाय, टेक केयर।